हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे रिजोल्यूशन अलोंग एक्सिस, या फिर मैं दूसरे लैंग्वेज में बोलूं तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। अभी तक हमने वेक्टर को किस तरीके से डिनोट किया है, या तो हमने डायग्राम में डिनोट किया है या फिर हमने इस तरीके से लिखा है कि भाई ए वेक्टर इज इक्वल टू 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ, है ना। आज हम देखेंगे वेक्टर को लिखने का एक और तरीका होता है, और तुमने देखा भी होगा, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। इस तरीके से भी हम वेक्टर्स को लिख सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कि इस मेथड का मतलब क्या होता है, इस तरीके से हम किसी भी वेक्टर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, वो हम आज की वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। रिजोल्यूशन अलोंग एक्सिस बहुत ध्यान से समझना है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसकी एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी आने वाली फिजिक्स में। तो अगर तुम्हारा एक एक कंसेप्ट क्लियर रहेगा ना, यहाँ पे ज़्यादा जो मैटर करता है वो मैटर करता है हमारी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। अगर तुम्हारी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो तुम न्यूमेरिकल्स कर पाओगे। ठीक है, फिजिक्स में 60% अंडरस्टैंडिंग होती है, 40% न्यूमेरिकल्स का वेटेज होता है। तो अगर तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तुम्हारे आधे न्यूमेरिकल्स तो यूँ ही हो जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस से आएंगे। तो अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से रखनी है। रिजोल्यूशन अलोंग एक्सिस को समझने से पहले हमें वापस से एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, और वो है यूनिट वेक्टर का कंसेप्ट। यूनिट वेक्टर के बारे में हमने बात की थी कि ऐसा वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड हो जाता है, 1 हो जाता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर का हम क्या यूज़ करते हैं, सर इसको ऐसे इतनी इज्जत क्यों दी जा रही है, अलग से नाम क्यों दिया जा रहा है। ऐसे तो 2 वाले वेक्टर का कुछ और नाम रख दो, जिसका मैग्नीट्यूड 2 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 3 है उसका अलग नाम रख दो। नहीं, इसके लिए एक अलग से रेस्पेक्ट इसलिए है क्योंकि इसका जो सबसे मेन काम है, इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है वो है it is used to show direction of a vector. It is used to show direction of a vector. किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के काम में आता है। डायरेक्शन शो करने के काम में, एक वेक्टर की डायरेक्शन शो करने के काम में दूसरा वेक्टर। देखते हैं। देखो, यूनिट वेक्टर को हम दिखाते हैं, कोई भी लेटर ले लो A B C, और उसके ऊपर लगाते हैं एक टोपी, कैप लगाते हैं, A कैप। जनरली हम वेक्टर को दिखाते हैं A और ऊपर एरो, लेकिन इसको दिखाते हैं ऊपर कैप, A कैप। बात समझ में आई? ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को दिखाते हैं कैप से, क्यों? ताकि देखते समझ में आ जाए, अच्छा ये तो यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, जिसके ऊपर टोपी दिख जाए उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। अब इसका यूज डायरेक्शन दिखाने में कैसे करेंगे, जैसे सपोज करो कि मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर को ले लिया, एक ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन किधर है, एक्स एक्सिस की तरफ है, और मैग्नीट्यूड 1 है, और इस वेक्टर का नाम रखा आई कैप। क्या नाम रखा? आई कैप। तो एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हमने एक यूनिट वेक्टर रख लिया जिसका नाम क्या रख दिया, आई, तो आई कैप। अब सपोज करो मुझे एक वेक्टर दिखाना है जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग ही है, लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। वापस से सर हमने ये करा कि एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में बहुत काम आती है, तो एक वेक्टर, यूनिट वेक्टर मान लिया कि एक एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है आई कैप। ठीक है, अब मुझे एक ऐसा वेक्टर शो करना है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 5, जिसका मैग्नीट्यूड है 5, एंड इट इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो मैं उसे कैसे शो करूं? सपोज ये वेक्टर है बी वेक्टर। ठीक है, एक बी वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5 और डायरेक्शन क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ ही, यानी कि 5 मैग्नीट्यूड का इस तरफ एक वेक्टर चाहिए मुझे, हाँ या ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि सर डायरेक्शन तो अपन को यहीं से दिख रही है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस की तरफ, हाँ या ना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड है 1। तो अगर मैंने इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, मैं ऐसे लिख दूं 5 आई कैप, तो मुझे पता चल गया कि यार ये तो है यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 था मैग्नीट्यूड, 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5 × 1 5, यानी कि ये जो पूरा का पूरा वेक्टर आया इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5
क्योंकि 5 × 1 5, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी सर, आई कैप है, एक्स एक्सिस की तरफ हो जाएगी। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसी को हम बोलेंगे बी वेक्टर। तो मैंने क्या किया, मैंने यूनिट वेक्टर का यूज़ किया उसकी डायरेक्शन दिखाने में, हाँ या ना। तो यूनिट वेक्टर का हम यूज़ करते हैं किसी भी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने में। इस बात को नोट करो, नोट कर लो, इस बारे में और डिटेल में बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। अभी मैंने बस तुम्हें क्यूरियोसिटी के लिए बताया कि यूनिट वेक्टर के बारे में इतनी बातें क्यों, व्हाई दिस मच रेस्पेक्ट फॉर यूनिट वेक्टर। हो गया, चलो। यानी कि सर अगर अपन इस चीज को इस तरीके से लिखें, इस चीज को इस तरीके से, किस तरीके से, कि सर दुनिया का कोई भी वेक्टर है, फिर तो उसे मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। किस फॉर्म में, कि सर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या था 5, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ये बात समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आ रहे हैं कि सर दुनिया का कोई भी वेक्टर है उसे फिर तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, हाँ या ना। तो उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को दिखा देंगे ए कैप। किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। दुनिया के किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ये क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो क्या है, ए कैप, हाँ या ना। तो सर दुनिया के किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। देखो कि अगर तुम्हें कोई भी वेक्टर गिवन और पूछे कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, जैसे मैंने तुम्हें दिया कोई भी वेक्टर और तुमसे पूछा कि इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताओ, तो कैसे निकालोगे, कि सर उस वेक्टर में डिवाइड कर देंगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो यूनिट वेक्टर का क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। सर इसे कैसे लगाना है उसकी चिंता मत करो, अभी बस कंसेप्ट पे फोकस रखो, लगाना सीखेंगे, न्यूमेरिकल आएंगे अपन, ठीक है। लेकिन ये बात समझ में आई क्या, कि किसी भी यूनिट वेक्टर को हम कैसे निकाल लेंगे, सर उस डायरेक्शन में जो वेक्टर है डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, उससे कैसे निकल जाएगा। देखो डायरेक्शन तो यहाँ आ गई, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड अभी 1 नहीं है, सपोज इसका मैग्नीट्यूड 5 है, तो उसी के मैग्नीट्यूड 5 से डिवाइड कर दो तो 1 हो गया क्या मैग्नीट्यूड। बात समझ में आई। तो सर ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर, किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उसका मैग्नीट्यूड है 10, 10 से डिवाइड कर दिया तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। तो हमें उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, हाँ या ना। तो इस बात को हिंदी में भी लिख लो चाहो तो फील लेने के लिए, कि किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा, जिस डायरेक्शन में वो वेक्टर था। समझ में आई क्या बात, ठीक है। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। तो रुके क्यों, नोट करो, वीडियो पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हो गया क्या नोट, चलो अब हम बात करते हैं आगे। हम छोटे थे, शक्तिमान आता था टीवी पे, तो उसमें हर एपिसोड से पहले उससे पहले का रीकैप दिखाते थे कि गीता विश्वास को किलविश ने किडनैप कर लिया और शक्तिमान चिंतित है कि कैसे बचाए। और फिर जब एपिसोड शुरू होने वाला होता था तो अब आगे हम देखेंगे यूनिट वेक्टर की ही आगे की कहानी। इसे हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। सर अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बच्चों कि कोई भी दुनिया का वेक्टर, सर कोई भी कैसा भी हो दुनिया का वेक्टर, उसके हम एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट ले सकते हैं, हाँ या ना, वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट ले सकते हैं,
हाँ या ना। और जेड एक्सिस की तरफ कंपोनेंट ले सकते हैं सर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और जेड कहाँ है? ये रहा जेड, देखो अपने तीसरी आँख खोलो और देखो, ये रहा जेड एक्सिस। तो किसी भी दुनिया का कोई भी वेक्टर है तो उसका मैं एक्स कंपोनेंट ले सकता हूँ, उसका मैं वाई कंपोनेंट ले सकता हूँ, और उसका मैं जेड कंपोनेंट ले सकता हूँ, हाँ या ना। और मुझे पता है कि कोई भी वेक्टर ए को मैं लिख सकता हूँ उसका एक्स कंपोनेंट का वेक्टर प्लस उसका वाई कंपोनेंट का वेक्टर प्लस उसका जेड कंपोनेंट का वेक्टर, हाँ या ना। किसी भी वेक्टर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? सर समझ में तो नहीं आ रहा है, कैसे लिख सकते हैं? देखो, सपोज करो एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 5, कितना है रे? 5, और ये एंगल है 37 डिग्री। इस वेक्टर को मैंने बोला बी। तो मुझे बताओ बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? सर एक्स कंपोनेंट ये रहा एक्स कंपोनेंट। तो एक्स कंपोनेंट थीटा के डायरेक्शन में आ रहा है, थीटा के डायरेक्शन में होगा तो कॉस थीटा आएगा, कॉस थीटा। तो बी है 5, कॉस 37 की वैल्यू याद रहनी चाहिए, कितनी रहती है? 4/5। जिन्हें नहीं याद है अपनी कॉपी के पीछे वाले पेज पे लिख लो, बहुत काम की वैल्यू है, ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल, आ गया 4, ये कंपोनेंट आ गया 4। और ऐसे ही वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा? सर एक्स कोस थीटा है तो वाई साइन थीटा ही होगा, बी साइन थीटा। तो 5 × 3/5 यानी कि 3। तो ये आ गया वाई कंपोनेंट, डिश 3। ये आ गया एक्स कंपोनेंट, ये आ गया वाई कंपोनेंट। अब मुझे बताओ कि अगर मैं इस एक्स कंपोनेंट 4 और इस एक्स कंपोनेंट वाई को ऐड करूंगा, जिनके बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री, तो क्या मुझे बी मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा। रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 5 ही तो आएगा। तो रिजोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि उस वेक्टर के 2 हिस्से कर दिए। अब अगर उन 2 हिस्सों को जोड़ूंगा तो फिर मुझे वही तो मिलेगा। अगर हम एक्स और वाई के अलोंग कर रहे हैं तो 2 हिस्से, और एक्स वाई जेड के अलोंग कर रहे हैं 3 हिस्से, यानी कि सर एक वेक्टर को तोड़ के आपने उसके 3 टुकड़े कर दिए। अब अगर मैं उन तीनों टुकड़ों को ऐड करूंगा, जोड़ दूंगा, तो वही तो मिल जाएगा मुझे, हाँ या ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां से एक और बात समझ में आ रही है, कहानी समझो, ठीक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं। सर यहाँ से एक बात समझ में आ रही है कि दुनिया के किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, उसकी तरफ उसका एक्स कंपोनेंट, उसका वाई कंपोनेंट, उसका जेड कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट का मतलब एक्स के डायरेक्शन में क्या होगा, वाई के डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड है, और जेड के डायरेक्शन में क्या मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यानी कि सर दुनिया के कोई भी वेक्टर को हम इन 3 वेक्टर के एडिशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी डायरेक्शन है वो है 3 डायरेक्शन, एक्स एक्सिस वाली, वाई एक्सिस वाली और जेड एक्सिस वाली। ये 3 डायरेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन 3 डायरेक्शन से ही दुनिया का कोई सा भी वेक्टर बना सकते हैं, हाँ या ना। सर इन 3 डायरेक्शन में जोड़ ताड़ करके दुनिया का कोई सा भी वेक्टर बनाया जा सकता है। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में रहते हैं हम, हाँ या ना, ठीक है। तो ये बात लिखते हैं कि दुनिया का एनी वेक्टर इन द वर्ल्ड का, सर दुनिया की बातें करने लग गए हम तो फिजिक्स में, कैन बी इन द वर्ल्ड मतलब अपने 11th-12th के सिलेबस में, ठीक है, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इस फॉर्म में। दुनिया का कोई भी वेक्टर इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन क्या क्या हो गई भाई? 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन हो गई सर, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस। इन तीनों को मिला के हम दुनिया का कोई सा भी वेक्टर बना सकते हैं, है ना। तो ये बात भी लिख लेते हैं कि सर इन तीनों डायरेक्शन को मिला मिलू के आप दुनिया का कोई भी वेक्टर बना सकते हो, कोई भी, हाँ रे कोई भी, चिचक चिचक। एनी वेक्टर कैन बी मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 डायरेक्शंस, ठीक है। यानी कि सर ये 3 डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, और हमें पता है, अभी अभी सीखा है, ताज़ा ताज़ा सीखा है कि डायरेक्शन दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट वेक्टर का। तो हमारे लिए जो सबसे काम के यूनिट वेक्टर होने जा रहे हैं वो है एक्स एक्सिस के अलोंग वाला, वाई एक्सिस के अलोंग वाला और जेड एक्सिस के अलोंग वाला। तो सर एक काम करते हैं ना, इन तीनों वेक्टर्स को पहले ही मान लेते हैं। जैसे एक्स वाले को आई कैप माना था, तो एक काम करते हैं,
हेंस वी अज्यूम, मान रहे हैं, और वो इतना माना हुआ चला आ रहा है कि अब उन्हें परम सत्य मान लिया गया, यूनिवर्सल ट्रूथ मान लिया गया कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे बोला जाता है आई कैप। आई कैप मतलब समझ जाओ कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो क्या अज्यूम किया हमने? नंबर 1, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? आई कैप। वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है उसे बोला गया जे कैप। तो यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस बोला गया जे कैप। और ये आ गया देखो बाहर की तरफ अपना जेड एक्सिस। तो सर बाहर बनाऊँ ना? बाहर बनाऊंगा कह रही, 3D में बना रहा हूँ, उसे बोला गया के कैप। तो यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस का नाम दिया गया अमरेंद्र बाहुबली, नहीं के कैप। क्या दिया गया? के कैप। यानी कि जो कहानी समझ में आई वो ये आई कि सर दुनिया के किसी भी वेक्टर को हम 3 वेक्टर के सम में लिख सकते हैं, जिसमें से एक वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ, एक वेक्टर वाई एक्सिस की तरफ और एक जेड एक्सिस की तरफ लिख सकते हैं। हाँ, तो सर अभी सीखा कि किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने में यूनिट वेक्टर का रोल होता है। तो सर एक काम करते हैं ना, इन तीनों का सबसे ज़्यादा रोल है, तो हमने क्या किया कि यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को मान लिया आई कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस को मान लिया जे कैप, और यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस को मान लिया के कैप। सबसे पहले इस बात को नोट कर लो, फिर आते हैं हम आगे। जब तक मैं इंक डाल लेता हूँ हमारे हरवा मार्कर में, ग्रीन मार्कर की है खत्म हो गई, तुम नोट कर लो। क्या सर मतलब इस बार पोज नहीं करना पड़ेगा? बहुत बुरा लगता है सर पोज करके नोट करना। आप तो कहते थे हो कि पोज करके नोट करो, हम पे क्या बीतती है क्या बताएं आपको। अरे भाई देखो, सीधी सी बात ये है कि वीडियो में जो आधे घंटे का लेक्चर होता है, अगर उसे हम लाइव क्लास में लें, माने कि ऑफलाइन क्लास में लें, तो वो इजीली 45 मिनट्स या 1 आवर तक खिंच जाता है। लेकिन वीडियो में क्या है कि तुम वही चीज़ जब पॉज करके लिखते हो, डबल स्पीड पे देख लेते हो, या फिर जैसे तुम्हें सूट करता है दोबारा पीछे जाके देख लेते हो, तो वो लगभग उतना ही टाइम लगता है। तो उस 30 मिनट को 30 मिनट मान के चला करो। तुम जो टारगेट भी बनाते हो डेली टारगेट के, हाँ 30 मिनट में देख लूँगा, 30 मिनट में नहीं होगा वो पूरा। जो 30 मिनट का वीडियो लेक्चर है वो एटलीस्ट 40 to 45 मिनट्स लेगा। तो अपना जो डेली रूटीन बनाते हो, टाइम टेबल बनाते हो, तो इतना मार्जिन लेके चलना होता है। कोई चीज़ हमें डबल देखनी पड़ गई, हमारा ध्यान कहीं और चला गया, बिकॉज इट्स नॉट ईजी टू लर्न ऑनलाइन, लेट्स फेस दिस फैक्ट, है ना। इतना इजी नहीं है ऑनलाइन लर्न करना, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं। ऑफलाइन में क्या होता है, टीचर हमारी खोपड़ी के सामने बैठा होता है, हमारे ध्यान नहीं है, तो हमें दिखता है कि यार हमारे पास के बच्चे सुन रहे हैं, हमें भी सुनना चाहिए। घर पे मस्त पलंग पे बैठे हैं, लेटे लेटे देख रहे हैं, आधी वीडियो भी देख ली आधी बाद में, तो इट्स टफ। बट टफ है इसीलिए तो कम लोग कर पा रहे हैं, और जो लोग कर पाएंगे वो आगे निकल जाएंगे, और जो नहीं कर पाएंगे वो पीछे रह जाएंगे। यहाँ पूरा का पूरा तुम्हारे डिसिप्लिन का टेस्ट है, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी इनर स्ट्रेंथ का, कि तुम कितनी देर तक उसे देख पाते हो कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। अरे सर वेक्टर की बात से भाषण पे आ गए आप, श्री श्री अंकुर जी शर्मा। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं कि अगर मुझे कोई वेक्टर दिखाना है, क्वेश्चन एक्सप्रेस अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 10 अलोंग एक्स एक्सिस, नहीं वाई एक्सिस ले लेते हैं इस बार, वाई एक्सिस, इस वेक्टर को दिखाना है। तो हमें पता है कि सर दुनिया के किसी भी वेक्टर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, हाँ या ना। तो सर उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है 10, और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, जे कैप। तो ये लिख दिया हमने, लिख दिया, क्या समझ में आई बात? ठीक है, मज़ा आ रहा है। आहा सर वेक्टर लिखने का नया तरीका, नया खून है नहीं उमंग है अभी नई जवानी, दिल हिंदुस्तानी दिल हिंदुस्तानी। अब थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं कहानी में। एक्सप्रेस अ फोर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन अलोंग
एक्स एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसको एक्सप्रेस करके दिखाओ तो जाने है, जिन बच्चों ने पहले ही पढ़ रखा है वो कर देंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो कोशिश करेंगे, और जिन्होंने बिना पढ़े कर दिया वो तो भगवान है। नहीं रे, हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सब पढ़ लिया है हमने, ठीक है, उस पढ़ने की एप्लीकेशन है। मेरा जो तुम्हें सिखाने का टारगेट है ना वो यही है, क्या कि जो चीज़ तुमने पढ़ रखी है वहाँ से अगर कोई अननोन सवाल आ जाए। हमारी जो एग्ज़ाम है, चाहे वो बोर्ड की बात करें, बोर्ड में तो जनरली अननोन नहीं आता है, लेकिन अब पैटर्न चेंज हो रहा है। एंड लेट्स फेस इट, जब तुम 12th में आओगे मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा MCQ बेस्ड हो जाएगी बोर्ड। धीरे धीरे हर साल पैटर्न चेंज होता जा रहा है। इस साल एक पूरा पेपर जो मिड सेम का पेपर है जिसका वेटेज 50% है, वो पूरा MCQ बेस्ड कर दिया है, बिकॉज MCQ आपका पूरा नॉलेज चेक कर लेता है, ठीक है। तो यही मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो ज़रूरी नहीं है हमने पहले कर रखे हों, पर उन्हें हमें कैसे सॉल्व करना है वो हम सीखेंगे। वो सीख गए तो फिर कोई भी नया क्वेश्चन आ जाएगा तुम डरोगे नहीं उससे, ठीक है। तो किस तरीके से अप्रोच करना होता है, किस तरीके से जो हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है उसी में से तो आएगा, कहीं बाहर से तो आएगा नहीं। तो चलो करके देखते हैं, है ना, किस तरीके से बच्चा सोचता है वैसे करके देखते हैं। एक्सप्रेस अ फोर्स, एक फोर्स दिखाना है, हैविंग मैग्नीट्यूड 3 न्यूटन अलोंग एक्स एक्सिस एंड 4 न्यूटन अलोंग वाई एक्सिस। यानी कि सर उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट तो है 3 और वाई कंपोनेंट है 4, जेड कंपोनेंट 0 है, नहीं दिया मतलब 0 है। और सर मुझे पता है कि दुनिया का कोई भी वेक्टर मैं लिख सकता हूँ, उसका एक्स कंपोनेंट प्लस उसका वाई कंपोनेंट प्लस उसका जेड कंपोनेंट। अब हमें पता है कि सर वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड ऐसे लिख दूँ क्या 3 + 4 + 0, नहीं सर, वेक्टर लिखना है तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी। तो एक्स एक्सिस के अलोंग डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, यूनिट वेक्टर कौन सा, आई कैप। तो 3 आई कैप मतलब 3 मैग्नीट्यूड है एक्स एक्सिस की तरफ, 4 जे कैप 4 मैग्नीट्यूड है वाई एक्सिस की तरफ, और 0 के कैप यानी कि 0 मैग्नीट्यूड है जेड एक्सिस की तरफ। तो चाहो तो इसे लिखो, चाहे मत लिखो। तो क्या आंसर हो जाएगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। अगर तुम्हें इसका डायग्राम बनाने को बोले तो कैसे बनाओगे, एक्स एक्सिस की तरफ 3 यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ 3 वाला कंपोनेंट है, वाई एक्सिस की तरफ 4 वाला कंपोनेंट, इन दोनों को जोड़ के जो वेक्टर बना वो है अपना रिजल्टेंट। तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, पैरेललोग्राम लो, ये जोड़ दिया और ये आ गया अपना रिजल्टेंट, ठीक है, एफ वेक्टर, ये है वो एफ वेक्टर। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा नोट कर लो, नोट कर लो रे। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब अगर मैं तुमसे पूछूं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्या सर, क्या सेकंड पार्ट ये है कि फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग एफ, यानी कि इस एफ की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालो। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड तो 5 है, हमें चाहिए ऐसा वेक्टर इसी डायरेक्शन में जिसका मैग्नीट्यूड हो 1। तो यूनिट वेक्टर निकालने का एक तरीका बता रखा है कि सर किसी भी अलोंग, किसी भी डायरेक्शन के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना है, उस वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से। अब मैं एफ को डिवाइड कर दूंगा 5 से तो उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो एफ क्या है सर, एफ है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, और एफ का मैग्नीट्यूड है 5। तो ये हो गया 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप, 5 दोनों तरफ बांट दिया। समझ में आई क्या बात, ठीक है, नोट कर लो। कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। हो गया, चलो तो अब हम टॉपिक डालेंगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर्स। कार्टेशियन
अब ई का बला है कार्टेशियन, एक्स वाई जेड एक्सिस के प्लेन को बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। तो कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर को कार्टेशियन एक्सिस की मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि एनी वेक्टर ए को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए इज इक्वल टू कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए एक्स, उसका एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। हाँ या ना? पहले मैं इसी चीज़ को कैसे लिख रहा था, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। अब इन वेक्टर को कैसे लिख रहे हैं, उसका मैग्नीट्यूड इंटू एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इंटू वाई की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड इंटू जेड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। समझ में आई बात? ठीक है, तो दुनिया के किसी भी वेक्टर को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप। ए एक्स क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग उसका कंपोनेंट, ए एक्स क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे ही ए वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई एक्सिस। ए जेड क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग जेड एक्सिस। समझ में आ गई बात? इसी फॉर्म को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ से अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड निकालना है कि भाई इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैं तुमसे पूछूं, ठीक है, जैसे मैंने तुम्हें यही दिया कि एक वेक्टर है एफ इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालो। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस फॉर्म में दिया हो और उसका मैग्नीट्यूड निकालना, उसका सिंपल सा फॉर्मूला है, वो हो जाएगा रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। सिंपल, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है, रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर है ना? तो जैसे अब मुझे f का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो f का मैग्नीट्यूड कितना आएगा सर, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि रूट ऑफ 9 प्लस 16 यानी कि रूट 25 यानी कि 5। तो क्या हमारे f का मैग्नीट्यूड 5 ही था? हाँ या ना? तो 5 ही आएगा। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये फार्मूला कैसे आया, ये फार्मूला कैसे आया? ये तुम जानोगे 11th क्लास में, जब तुम मैथ्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे, वहाँ तुम पढ़ोगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। सर डिस्टेंस फार्मूला तो 10th में ही पढ़ा है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का होल रूट। हाँ, उसको थोड़ा सा वो डिटेल में पढ़ोगे, उसमें z एक्सिस भी आ जाएगा, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और आ जाएगा। वहाँ से ये फार्मूला बहुत इजीली डिराइव हो जाता है। फिजिक्स में उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। सिंपल सी बात याद रखो कि किसी भी वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। यहाँ से उसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। समझ में आई बात? नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन देता हूँ, उसे करना। हो गया क्या? वीडियो पोस्ट करके नोट कर लो रही। ओके, अब आ रहा है क्वेश्चन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। सिर मैं तो लैपटॉप में देखता हूँ तो लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाएगा। क्वेश्चन है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 6j कैप। ठीक है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग बी 8i कैप प्लस 6j कैप। चलो सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर हम बताऊंगा। चल देखो सर, किसी भी वेक्टर की तरफ यूनिट वेक्टर निकालना है तो उसका फॉर्मूला है उस वेक्टर को डिवाइड कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड से। पर सर दुख की बात यह है कि इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, अभी तो सीखा है। क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो रूट ऑफ 64 प्लस 36 यानी कि 100। अरे 100 का रूट तो 10 हो जाता है यार सर, अच्छी कैलकुलेशन है। तो बी कैप इज इक्वल टू 8i कैप प्लस 6j कैप बाय 10 आ गया दोनों तरफ, तो 8/10 आई कैप प्लस 6/10 जे कैप, तो ये हो जाएगा 4/5 आई कैप प्लस 3/5
जे कैप, ये आ गया इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। अब सर हम चेक कैसे करें कि ये यूनिट वेक्टर ही है? यूनिट वेक्टर क्या होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1? तो चेक कर लो, रूट ऑफ 4/5 का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, प्लस 3/5 का स्क्वायर, तो ये हो गया। सो 16/25 प्लस 9/25, तो 16 + 9 25, 25/25 1, तो इसका रूट ऑफ 1 हो गया, तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 आ रहा है। और डायरेक्शन कैसे चेक करें कि सर ये इसी अलोंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, किसी भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना आया, क्या करना है, उस वेक्टर को डिवाइड करना है उसके मैग्नीट्यूड से, और मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है, इस तरीके से। क्लियर? तो आई होप कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चंस अब तुम होमवर्क में करना है ना, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। HW फाइंड यूनिट वेक्टर अलोंग, पहला 2i कैप प्लस जे कैप, दूसरा i कैप प्लस 2j कैप, तीसरा 3i कैप माइनस जे कैप, और फोर्थ i कैप माइनस 3j कैप, और एक लास्ट माइनस i कैप प्लस जे कैप। इनके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना। ठीक है, चलो बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ज़रूर करना ही ना, है ना, टालना नहीं है। चलो बाय बाय।